सबसे पहले हम ये बताएंगे कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की तो इस युद्ध की सबसे बड़ी कीमत किसी और को नहीं बल्कि अमेरिका को ही चुकानी होगी। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान पूरी तरह खत्म हो जाएगा और उसके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई सरेंडर कर देंगे, तो हमें नहीं लगता कि ये सब इतनी आसानी से होने वाला है। लेकिन दुख की बात तो ये हो सकती है कि ये जो युद्ध की स्थिति फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच में बन रही है वो इसी सप्ताह के अंत में ना हो जाए, ऐसी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। हम आपको बताएंगे। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है जहां अपनी सेना भेज दी, सेना भेजकर आयतुल्लाह खामेनेई को गिरफ्तार करा के ले आएंगे जैसे मादुरो को वेनेजुएला से उठा लाए थे। ईरान एक ऐसा देश है जो अगर युद्ध की आग में जलता है तो निश्चित है कि इस आग में अमेरिका के भी काफी हाथ जलेंगे और ईरान से युद्ध में जीतना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसे आप थोड़ी देर में अच्छी तरह से समझ पाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उस खबर के बारे में बताते हैं जिसने अमेरिका के रक्षा विभाग के पेंटागन हेडक्वार्टर में हलचल बढ़ा दी है। यह खबर ईरान के दक्षिणी इलाकों से आई है जहां रिक्टर स्केल पर 5.5 तीव्रता का भूकंप आया है और जर्मनी के जियो साइंस रिसर्च सेंटर का कहना है कि इस भूकंप की गहराई जमीन की सतह से 10 किलोमीटर नीचे हो सकती है। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह भूकंप आया तो ईरान में है, लेकिन इसके झटके मिडिल ईस्ट और अमेरिका में महसूस किए जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि इन देशों को ऐसा डर है कि इस भूकंप के पीछे परमाणु हथियारों का परीक्षण भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं भूकंप, और कोई हल्की फुल्की तीव्रता नहीं है, इसकी तीव्रता 5.5 है रिक्टर स्केल पर। इसमें अच्छे खासे झटके लगते हैं, लेकिन ईरान से ज्यादा झटके अमेरिका में लग रहे हैं। देखिए, ईरान में हर साल औसतन 2000 भूकंप आते हैं, जिनमें 15 से 16 यानी 0.8% भूकंप ही ऐसे होते हैं जिनकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5 से ज्यादा होती है। और इसीलिए ये बात कई देशों को हजम नहीं हो रही है कि जब अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है तब उसी वक्त ईरान में 5.5 तीव्रता का भूकंप कैसे आ गया। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान ने अमेरिका के हमले से पहले ही परमाणु हथियार बनाकर उसका परीक्षण कर लिया है। यह डर दुनिया को इसलिए भी है क्योंकि ईरान पिछले साल तक परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब था। उसने यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर लिया था, जबकि परमाणु हथियार बनाने के लिए कितना चाहिए? यूरेनियम का 90% एनरिचमेंट चाहिए होता है। 60% एनरिचमेंट तो कर चुका है ईरान, और ये तब की बात हम आपको बता रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब इस तरह के यूरेनियम से परमाणु हथियार बनाकर उसका परीक्षण किया जाता है तो उस परीक्षण के दौरान धरती उतनी ही हिलती है जितनी 5 तीव्रता वाले भूकंप के दौरान झटके महसूस किए जाते हैं। उदाहरण के लिए साल 1998 में जब पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था तब रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.8 थी, जबकि आज तो ईरान में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे कई देश इस बात को लेकर आशंकित हैं कि कहीं ये ईरान के पहले परमाणु हथियार का परीक्षण तो नहीं हो गया। हालांकि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि अभी ये सिर्फ कयास है। फिलहाल इस झटके को भूकंप से ही जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान को अब खुलकर धमकी देना शुरू कर दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ईरान या तो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करे या फिर उसके हमले के लिए तैयार हो जाए। ये वही न्यूक्लियर डील है जिसमें यह तय होना है कि ईरान कभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा और बदले में अमेरिका भी उस पर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेगा। कैरोलिन लेविट क्या कह रही हैं, सुनिए। The president has always been very clear, though, with respect to Iran or any country around the world. Diplomacy is always his first option, and Iran would be very wise to make a deal with President Trump and with this administration. He's talking to many people, of course, his national security team, first and foremost, and you know who the members of that team are. And this is something, obviously, the president takes seriously. Thank you, Caroline. On these Iran talks, I mean, how much time is the president willing to give it before he is seriously maybe considering military action? Is he willing to give it that full 2 weeks? And has he given the Iranian officials a deadline on when he wants to see a deal? It's a fair question, Rachel, but I'm not going to set deadlines on behalf of the president of the United States from up here. अब से कुछ देर पहले द गार्डियन जो अखबार है, जाना माना मीडिया हाउस है अमेरिका का, उसने अपनी एक नई रिपोर्ट में ये बताया है कि जिनीवा में ओमान की मध्यस्थता से ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील पर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है।
और दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे दौर की वार्ता भी हुई। लेकिन अमेरिका ईरान पर जिन शर्तों को मानने के लिए दबाव बना रहा है, वो शर्तें ईरान किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। जानते हैं शर्तें क्या है? पहली शर्त तो यह है कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अब इस शर्त पर ईरान का राजी होना यानी खामेनेई ने ट्रंप के सामने सिर झुका दिया, और इस वजह से वो कभी भी इस बात पर राजी हो ही नहीं सकते, क्योंकि खुद के देश में तो छोड़िए, इस्लामिक देशों में भी किरकिरी होगी, क्योंकि अभी तक तो ईरान इसी मुद्दे पर और अमेरिका को, ट्रंप को बातें सुना देते हैं, खामेनेई सीधा टक्कर लेते हैं, ऐसे ही बातों पर टिका हुआ है। तो ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, पहली शर्त। लेकिन दूसरी शर्त यह है कि ईरान को अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को बंद या सीमित करना होगा। और ये वो सबसे बड़ा हुक है जो अभी अमेरिका को सारी तैयारी करते हुए भी ईरान पर हमला करने से रोक रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस पर शायद कुछ मामला बन जाए। मैं इसे आपको बड़ी स्क्रीन पर समझाती हूं कि जब बात परमाणु हथियारों को लेकर हो रही थी, तो इसमें ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल जो प्रोग्राम है, सबसे पहले तो यही समझिए कि जब ये बात हो रही थी, बात परमाणु हथियारों को लेकर हो रही थी, तो इसमें ईरान की मिसाइलों का जिक्र कहां से आ गया, और आखिर अमेरिका ये क्यों चाहता है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर दे? तो सबसे पहले इसमें देखिए, सरल भाषा में बैलिस्टिक मिसाइल को लंबी दूरी की मिसाइल कहा जाता है, जो एक जगह से लॉन्च होने के बाद ऊपर अंतरिक्ष तक जाती है और बाद में अपनी गति और दूरी के हिसाब से दुश्मन पर जो टारगेट है वहां पर प्रहार करती है। और अगर यह बैलिस्टिक मिसाइल इंटरमीडिएट रेंज की है तो उसकी मारक क्षमता 3 से 5,000 किलोमीटर की होती है। आप शायद यकीन नहीं कर पाएंगे कि ईरान ने अपनी खुद की ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में सबको पीछे छोड़ दिया है, और इसीलिए न्यूक्लियर प्रोग्राम तो न्यूक्लियर प्रोग्राम अब अमेरिका के लिए यह भी बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। और इसीलिए अमेरिका यह चाहता है कि कम से कम अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ईरान रोके, क्योंकि आप सोचिए, लंबी दूरी की मिसाइलें गति दूरी के मुताबिक अटैक, इंटरमीडिएट रेंज में मारक क्षमता 3 से 5,000 किलोमीटर वाला पूरा जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का, वो बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अभी सबको यही लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल पावर अमेरिका, चाइना या रशिया से, इन 3 देशों में से कोई एक होगा। लेकिन ग्लोबल एनालिस्ट रिसर्चर्स के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल पावर जानते हैं कौन? ईरान है। जूम इन कीजिए। और इसीलिए अमेरिका अब इस मुद्दे पर केंद्रित हो गया है। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब आसपास 688 अगर अमेरिका के पास है तो 700-800 है ईरान के पास। आप सोचिए, 3200 मिसाइल शक्ति है इस वक्त ईरान की। अमेरिका उसके बाद बहुत नीचे 688, रूस फिर और नीचे 486, चाइना 430 और भारत 355। यह है पूरा फ्लो चार्ट। कहा जाता है कि ईरान ने कच्चे तेल को बेचकर जितना पैसा कमाया, वो सारा का सारा पैसा उसने अपने मिसाइल प्रोग्राम पर लगा दिया। और यही कारण है कि अमेरिका ईरान के इस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सीमित करवाना चाहता है। तो जो 2 बड़ी शर्तें हैं अमेरिका की, उसमें एक न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने की है पूरी तरह से, तो दूसरी तरफ ये बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है, उसका जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, उसको बंद करवाना चाहता है। और मिडिल ईस्ट के बाकी मुस्लिम देश भी चाहते हैं कि ईरान के इस मिसाइल शक्ति पर रोक लगे। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे जो हम आपको दिखाने वाले हैं, तो ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं कि वो मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप के देशों को सीधे निशाना बना सकता है। ये है ईरान। और देखिए, उसके पास फिलहाल जो मिसाइल्स हैं, जिसमें ईरान की सेजिल 2 मिसाइल है, उसकी रेंज हम आपको बता रहे हैं। आप सोचिए, अफ्रीका के देश, इसमें इजिप्ट, लिबिया, इतने सारे देश, इधर इजराइल तो खैर है ही रेंज में। सोचिए, यूरोप में वो बुल्गारिया तक, ग्रीस, रोमानिया, यूक्रेन, इन सभी, और ये सारे उसके मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, जिसमें यूएई, बहरीन, कतर, ओमान, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, अजरबैजान, ये सारे उसमें आ जाएंगे। अब इधर आप आ जाइए, जिसमें वो अन्य देशों की तरफ भी कर सकता है। रूस से उसके अच्छे रिश्ते हैं, रूस और चाइना से, तो उनको छोड़ दीजिए। बाकी देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, मुस्लिम देश पर हमला नहीं करेगा, लेकिन इन मुस्लिम देशों ने तो अमेरिका के साथ समझौता किया हुआ है। कई देशों ने अपनी धरती अमेरिका के या तो नेवल पोस्ट के लिए या आर्मी पोस्ट के लिए दे रखी है। अगर उस पर उनके देश में हमला करता है ईरान, तो इनकी मुश्किलें भी बढ़ेंगी।
यहाँ इससे भी जरूरी बात यह है कि ईरान के पास जितनी मिसाइलों का जखीरा है, उतनी मिसाइलों के साथ वो 6 से 8 महीने तक किसी भी युद्ध को आसानी से खींच सकता है, और ये बात अमेरिका भी समझ रहा है। इसीलिए वो ईरान पर हमला करने से पहले एक बार नहीं बल्कि 1000 बार इस वक्त सोच रहा है। और आप इन तस्वीरों को देखिए, जब 2 दिन पहले ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में खतरनाक युद्धाभ्यास किया है। बीते दिन भी हम आपको बता रहे थे, लेकिन अब तस्वीरें उसकी आई हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सबसे इंपॉर्टेंट, आप समझ लीजिए, समुद्री रास्ता है ये। यहां पर खतरनाक युद्धाभ्यास किया है, और इस युद्धाभ्यास में वो मिसाइलें भी दागी गई जो मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। ईरान ने ये युद्धाभ्यास उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से किया है जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। अब समझ रहे हैं आप कि आखिर मिडिल ईस्ट के देश क्यों परेशान हो रहे हैं? एक तो जिन जिन मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिका के आर्मी या नेवल पोस्ट हैं, वो वैसे ही घबराए हुए हैं, क्योंकि ईरान को मजा चखाना है अमेरिका को, लेकिन सीधा अमेरिकन धरती पर हमला ना करके उनके देश में मौजूद अमेरिकन पोस्ट पर हमला कर सकता है ईरान। और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहां से 20% कच्चा तेल गुजरता है, वहां पर अगर ब्लॉकेज कर दे ईरान तो फिर क्या होगा इनका? भारत का भी 35% जो कच्चा तेल है वो इसी समुद्री मार्ग से आता है, जो सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। एक बार फिर से अगर आप वो मैप दिखा देंगे तो लोग समझ जाएंगे, क्योंकि इस बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत आसान है इसको ब्लॉक करना। ये एक ऐसा समुद्री मार्ग है, देखिए 35% कच्चा तेल भारत का भी इधर से ही आता है। 33 किलोमीटर, बस इतना ही चौड़ा है ये जो आप बीच की जगह देख रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जिसमें लिखा हुआ है, इतनी सी जगह है। इसके उत्तरी हिस्से पर ईरान का नियंत्रण है, दक्षिणी हिस्से पर ओमान का नियंत्रण है। 2 दिन पहले भी जब ईरान ने युद्धाभ्यास के लिए कुछ घंटे इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद रखा तो दुनिया के कच्चे तेल के बाजार में अफरा तफरी मच गई थी। सोचिए, कुछ घंटों में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक देशों के कच्चे तेल की कीमतों में प्रति बैरल $1 की वृद्धि हो गई, कुछ घंटों के युद्धाभ्यास से। और इससे अमेरिका को भी यह समझ आ गया कि अगर ईरान से उसका युद्ध होता है तो दुनिया में कच्चे तेल का बाजार अस्थिर हो जाएगा, और दुनिया में कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं के हिलने से अमेरिका के भी हाथ इसमें बुरी तरह जलेंगे, और ईरान से अमेरिका के लिए यह लड़ाई आसान नहीं होगी। यहां इससे भी बड़ा पॉइंट यह है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ता है, जिसके बहुत जोरदार संकेत मिल रहे हैं, तो इस युद्ध में अब की बार यूरोप के देश अमेरिका का साथ नहीं देंगे। यह बात भी शायद डोनाल्ड ट्रंप को कहीं पीछे खींच रही होगी। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर जिस तरह राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोप के देशों को धमकाया, वहां अतिरिक्त टैरिफ लगाया, उसके बाद से यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में बहुत बड़ी दरार आ चुकी है। और इस दरार से जानते हैं कि 3 देश कौन से जो बहुत खुश हैं? एक है ईरान, दूसरा है रशिया, और तीसरा है चाइना। यहां आपके मन में यह सवाल भी होगा कि जब ईरान के खिलाफ यह युद्ध अमेरिका के लिए इतना मुश्किल है, इतना चुनौती भरा है, तो राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ईरान को युद्ध की धमकियां देकर डरा क्यों रहे हैं? तो असल में इस जंग के पीछे अमेरिका की जनता का वो मोह भंग है जो राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति बना सकता है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूं कि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। इप्सॉस के नए सर्वे में देखिए, ये सोर्स इसका इप्सॉस है जो हम आपको डेटा बता रहे हैं। ट्रंप की घटती लोकप्रियता 13 फरवरी 2026 से लेकर 16 फरवरी के बीच ये जो सर्वे किया गया है, इसमें देखिए कि किस तरह से अप्रूवल रेटिंग्स 38% पर पहुंच गई है डोनाल्ड ट्रंप की, और वहीं पर जब आप डिसअप्रूवल रेटिंग्स देखेंगे तो ये 60% पर पहुंच गई। ये साफ इशारा है कि फरवरी के इस महीने में अगर आप उनके अप्रूवल रेटिंग्स को देखें तो डिसअप्रूवल रेटिंग ज्यादा है। इस मामले में तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन राष्ट्रपति ट्रंप से बेहतर थे। 4 साल राष्ट्रपति रहने के बाद भी जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग 40% थी, ट्रंप से 2% आगे। शायद इसी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप पैनिक मोड में चले गए हैं। उन्हें लग रहा है कि ईरान पर हमला करके वो अपने समर्थकों को खुश कर पाएंगे और तेजी से गिरती अपनी लोकप्रियता को भी शायद थाम पाएंगे। आप खुद देखिए कि जिस तरह राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को बार बार धमकी देकर पीछे हट जाते हैं,
उसके कारण सोशल मीडिया पर उनकी कैसे आलोचना हो रही है और उनके एनिमेटेड वीडियोस बनाकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। और शायद इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि इन मीम्स से, इस मजाक से अगर बचना है तो मुझे कुछ ठोस करना होगा, दुनिया में अपनी ताकत दिखानी होगी, ईरान को डराना होगा। तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं, अमेरिका की ताकत दिखा रहे हैं और उनको लगता है कि उनके जो पुराने समर्थक हैं उनमें फिर वही जोश, वही जज्बा आएगा और उनको लगेगा कि अमेरिका को बचाने वाले यही एक व्यक्ति है, इनमें फिर से भरोसा करो। ये वीडियो तो कुछ नहीं है, आप जर्मनी से आई इन तस्वीरों को देखिए जहां इस हफ्ते पारंपरिक त्योहार में ऐसी झांकियां निकाली गई। जर्मनी, मतलब कौन कल्पना कर सकता था कि यूरोप में ऐसा होगा। जो पारंपरिक त्योहार में जर्मनी में झलकियां निकाली गई हैं जिनमें राष्ट्रपति ट्रंप का मजाक उड़ाया गया। 1823 में शुरू हुए इस त्योहार को रोज मंडे या बिगेस्ट कार्निवल ऑफ द ईयर कहा जाता है, जिसमें बड़ी घटनाओं पर तंज कसते हुए उनकी झांकियां निकाली जाती हैं। इस बार की झांकियों में सबसे ज्यादा मजाक राष्ट्रपति ट्रंप का उड़ाया गया है। एक झांकी में तो यह दिखाया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन के जूते चाट रहे हैं। विश्व युद्ध में एक जमाना था जब नेचुरल अलायंस अमेरिका और यूरोप का होता था, लेकिन अब देखिए आज की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके टैरिफ की धमकी की वजह से एक यूरोप में एक हवा अमेरिका के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बनती हुई दिखाई दी। अब जब इतना मजाक उड़ रहा है तो राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ठान लिया है कि वो ईरान को इस बार छोड़ेंगे नहीं। और CNN की रिपोर्ट में तो ये दावा किया गया है कि शनिवार या रविवार को अमेरिका ईरान पर अपना पहला ऑपरेशन लॉन्च करेगा। अब से कुछ घंटे पहले रॉयटर्स ने भी एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि अमेरिका ने जिस तरह से ईरान की घेराबंदी की है उससे ऐसा लगता है कि अमेरिका इस बार ये मानकर नहीं चल रहा है कि ईरान के साथ उसका ये युद्ध एक दिन, एक हफ्ते या महीने में समाप्त हो जाएगा। जी हां, जितने भी एक्सपर्ट्स ईरान और अमेरिका के बीच के इस तनाव को फॉलो कर रहे हैं, अब उनका सबसे बड़ा टेक अवे इस पूरी खबर से यही है कि इस बार अमेरिका लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है क्या, बल्कि अमेरिका यह मानकर चल रहा है कि इस बार ये युद्ध कई हफ्ते, कई महीने भी खिंच सकता है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसके लिए आपको मेरे साथ बड़ी स्क्रीन पर ईरान के इर्द गिर्द अमेरिकी हथियारों की ये तैनाती देखनी होगी। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे जो हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं, ये देखिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से ईरान को इस बार घेर रहा है इनमें। क्योंकि पिछली बार भी आपको याद होगा न्यूक्लियर उनके जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के नाम पर अमेरिका गया, B-2 बॉम्बर्स के जरिए वहां पर बॉम्बार्डिंग की और वापस आ गए और इधर उधर करते हुए एक दिन में, कुछ दिनों में युद्ध खत्म। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, ईरान के आसपास मिडिल ईस्ट के देशों में जिन जगहों पर 1 से लेकर 5 तक संख्या लिखी है वहां लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया है। तो 1 से 5 ये सारे नंबर्स आप देखिए। नंबर 1 वहां पर आप देख रहे हैं, नंबर 2 कैमरे के जरिए थोड़ा जूम इन करना होगा आपको, ये देखिए ये वाली 1 वहां पर है, 2 यहां पर है, 3, 4, 5। तो यहां पर एयरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं, ये जो ब्लू वाले हिस्से आप देख रहे हैं। और जहां जहां आपको पीले में अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं वहां वहां पर समुद्र में अमेरिका की मौजूदगी है, जिसमें सी अरब सागर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, यहां पर आप देख रहे हैं फारस की खाड़ी और यहां पर लाल सागर, इन तमाम जगहों पर है। उसके बाद आ जाइए पर्पल जहां पर सैन्य ठिकाने हैं, तो ये ओमान में सैन्य ठिकाना आप देख रहे हैं और इसी के साथ कतर में आप देख रहे हैं। ये तमाम जगहों पर, ये वाला दिखाइए, ये वाला UAE में तो है ही, यहां पर आ जाइए कुवैत में 5 जगह आप वो स्क्वायर्स देख रहे हैं। वैसे ही इराक में देख रहे हैं 3-4 जगहों पर, सीरिया में, उसके बाद से ये सऊदी अरब में, उधर ग्रीस में आप देख रहे हैं। तो ये पूरी घेराबंदी जो इस बार अमेरिका ने कर दी है, आप समझ लीजिए कि क्या तैनाती है। खतरनाक स्थिति है क्योंकि समुद्र में युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर, सबसे खतरनाक पनडुब्बियां तैनात की गई हैं। इसी नक्शे में आप देख रहे हैं कि कैसे ईरान के आसपास अमेरिका के 12 से ज्यादा सैन्य और हवाई ठिकाने हैं जहां से अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। और ये जो ईरान इस वक्त आपको घिरा हुआ चारों तरफ दिखाई दे रहा है, यहां पर ये ग्रीन वाला पार्ट, ये ईरान है। और ये सारे जो, इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जो गल्फ कंट्रीज है ना, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, इनके लिए बड़ी मुश्किल है। इन सब ने अपनी जमीनें दे रखी है अमेरिका को। अमेरिका ने अपने यहां पर एयरक्राफ्ट तैनात किए हुए हैं, यहां पर अपने समुद्र में मौजूदगी की हुई है, यहां पर अनेकों सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं। और इसीलिए ईरान के लिए सबसे आसान क्या है, सीधा अमेरिका पर हमला ना करके अमेरिका के जो ये तमाम बेसेस यहां पर हैं, आर्मी बेसेस,
उन पर हमला कर सकता है। और ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की सबसे बड़ी मुश्किल है। और ऊपर से ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यहां पर है, पतला सा 33 किलोमीटर का रास्ता। अगर ये युद्ध बहुत लंबा चलता है तो इन्हीं ठिकानों से ये पूरी लड़ाई अमेरिका लड़ेगा, लंबी खिंच सकती है। अब आप यहां ये देखिए कि अमेरिका ने ग्रीस में RC-135V एयरक्राफ्ट को तैनात कर दिया है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक एक कंट्री कहां कहां पर क्या तैनात किया गया है। तो सबसे पहले हम आपको क्रीट ग्रीस में दिखा रहे हैं। 22 जनवरी से एयरक्राफ्ट की ये तैनाती चल रही है। सबसे ऊपर जूम इन करके दिखाइए। 22 जनवरी से ही अमेरिका ये सब कर रहा है। सबसे पहले ग्रीस, जहां पर क्रीट में RC-135 एयरक्राफ्ट तैनात कर दिया गया है। और उसके बाद है अजराक जॉर्डन में, जहां F-15 ईगल, EA-18G ग्राउलर, A-10 वार्थॉग, ये सब यहां पर जॉर्डन में तैनात है। अब आप आ जाइए सऊदी अरब में, जहां पर अल खर्ज में E-11A BACN, F-16 फाइटिंग फैल्कन, P-8A पोसाइडन और E-3, ये सब कुछ यहां पर सऊदी अरब में टिक गया है। अब यहां पर आ जाइए कहां पर ये अवली जो बहरेन में है, P-8A पोसाइडन, यहां पर पार्क कर दिया गया है। अल धफरा UAE में MQ-4C ट्राइटॉन, और ये सब का सोर्स है CRS एयरफ्रेम्स, जो कि हम आपको जिसके जरिए से दिखा रहे हैं। अब ये पूरा लोकेशन वाइज आप देख लीजिए कि ईरान के लिए कितनी मुश्किलें होंगी, क्योंकि इन तमाम जगहों पर अमेरिका उधर तो मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये सारे एक लंबे वॉर की तैयारी है। अगर ग्रीस से लेकर UAE तक ये पूरा अपनी बिसात बिछाई हुई है अमेरिका ने। रेड सी में अमेरिका के खतरनाक डिस्ट्रॉयर डेलबर्ट डी ब्लैक को तैनात किया गया है। पर्शियन गल्फ में टुल्सा और कैनबेरा जैसे कॉम्बैट शिप को तैनात किया गया है। अरब सागर में लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तैनात किया गया है, जिसमें कई डिस्ट्रॉयर्स और मल्टी रोल फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भी यहां कॉम्बैट शिप और डिस्ट्रॉयर्स तैनात कर दिए गए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या तैयारी है पूरी अमेरिका की। हर तरीके की तैयारी है। ईरान में इस हिस्से से चारों तरफ से गल्फ कंट्रीज के साथ साथ यूरोप के ग्रीस, इन सब को मिलाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक एक लंबे युद्ध की तैयारी करता हुआ अमेरिका दिख रहा है, या चारों तरफ से घेरता दिख रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका एक लंबे युद्ध की तैयारी करके बैठा है। अगर ये युद्ध शुरू हुआ तो ये सदी का सबसे भीषण, सबसे खतरनाक युद्ध बन सकता है। अब अमेरिका की तैयारी तो भयंकर है, लेकिन ईरान भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। ईरान इस हमले से पहले ही एक नया RIC लेकर आया है। अब तक हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे टैरिफ की वजह से रशिया, इंडिया, चाइना एक गठजोड़ बना रहे हैं, जिसको लेकर ट्रंप बड़े चिंतित थे। लेकिन यहां पर जो गठजोड़ है वो है रशिया, ईरान और चाइना। ये तीनों देश आज से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू कर रहे हैं, जिसका एक मतलब ये भी है कि अब अमेरिका ईरान को चारों तरफ से घेर कर बैठा है, तब रशिया और चाइना ये बता रहे हैं कि वो ईरान की टीम में है। और ईरान अकेला नहीं है। जो आंकड़ों से अगर इस RIC को समझे तो ये तीनों देश अमेरिका पर भारी नजर आते हैं। ईरान, रशिया, चाइना, इनके पास कुल मिलाकर 40 लाख सैनिक हैं, जिनमें 6 लाख सैनिक ईरान के हैं, लगभग 20 लाख सैनिक चाइना के हैं और 13 लाख सैनिक रशिया के हैं। और इन तीनों देशों के मुकाबले अमेरिका के पास 13,30,000 सैनिक हैं। हालांकि इसके बावजूद अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। मिलिट्री रैंकिंग में अमेरिका पहले स्थान पर आता है, जबकि रशिया दूसरे, चाइना तीसरे, ईरान 16वें। और यहां यह भी तो सवाल है कि चाइना और रशिया ईरान की इस युद्ध में कितनी मदद कर पाएंगे। क्या खुलकर सामने आएंगे, क्या खुलकर उसके साथ युद्ध लड़ेंगे अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि फिर तो ये विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। अब तक इन देशों ने ईरान की किसी युद्ध में मदद नहीं की है।
लेकिन इस बार ऐसा होता है तो ईरान अमेरिका के खिलाफ इस युद्ध में वैसे ही टिक पाएगा जैसे यूक्रेन अमेरिका और यूरोप की मदद से रशिया के खिलाफ 4 साल से युद्ध में टिका हुआ है और संघर्ष कर रहा है। अगर आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो एयरक्राफ्ट कैरियर लड़ाकू विमान के मामले में ईरान को रशिया और चाइना से मदद मिलती है, तो अमेरिका के लिए यह युद्ध काफी चुनौतीपूर्ण और जटिल हो जाएगा। और यहां इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि भले ईरान के पास अभी परमाणु हथियार ना हो, लेकिन ईरान का समर्थन कर रहे रशिया के पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 5,459 और चाइना के पास 600 परमाणु हथियार है, जबकि अमेरिका के पास 5,177 परमाणु हथियार। इसलिए इस युद्ध से पहले अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रशिया, चाइना और ईरान संयुक्त युद्ध अभ्यास कर रहे हैं तो ये अमेरिका को एक संकेत देने की कोशिश है। और रशिया ने तो खुलकर कहा है कि अमेरिका को ईरान पर हमला करने की भूल नहीं करनी चाहिए। ईरान एक मुस्लिम देश है जहां 99% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है और इसीलिए यहां एक सवाल यह भी है कि जब अमेरिका रमजान के महीने में एक मुस्लिम देश पर हमला करने की कोशिश करेगा तो मिडिल ईस्ट के बाकी मुस्लिम देश क्या करेंगे? वो अमेरिका के साथ रक्षा साझेदारी होने के कारण चुप हो जाएंगे और धर्म को साइड में रख देंगे, या वो यहाँ रमजान के महीने में अमेरिकी हमलों की वैसी ही आलोचना करेंगे जैसे वो गाजा में फिलिस्तीन के मुसलमानों पर इजराइल के हमलों की आलोचना करते थे। आपको ईरान के पड़ोसी देश पाकिस्तान से आई ये तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर एक बार फिर से आंदोलन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के कई शहरों में इमरान खान के समर्थकों ने चक्का जाम कर दिया है, इनमें भी अटॉक ब्रिज। तस्वीरें देखिए। विरोध प्रदर्शन ने पाकिस्तान की सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये वही अटॉक ब्रिज है जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को खैबर पख्तूनख्वा से जोड़ता है, और अगर सिंधु नदी पर बना ये अटॉक ब्रिज पूरी तरह ठप हो जाए तो उत्तर पश्चिम के सभी इलाकों का संपर्क पाकिस्तान से पूरी तरह से टूट जाता है। आटे दाल के लिए लाइनों में लगने वाले पाकिस्तान में महंगाई का इतना बड़ा विस्फोट होगा, इससे होने वाली तबाही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कंगाल बना देगी। यही कारण है कि इस बार इमरान खान की रिहाई को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बुरी तरह घबरा गए। तो पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर यह गदर इसलिए हो रहा है क्योंकि कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए एक वकील ने पिछले हफ्ते अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि रावलपिंडी की अदयाला जेल में बंद इमरान खान की दाहिनी आंख की 85% रोशनी जा चुकी है, और अगर उन्हें तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती नहीं कराया गया तो उनकी इस एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। सोचिए, इस रिपोर्ट पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। इमरान खान के समर्थकों को यह लग रहा है कि सरकार और सेना जानबूझकर इमरान खान को जेल में मारने की कोशिश करी। इस मुद्दे पर भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर और कपिल देव समेत दुनिया के कुल 14 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की सरकार को एक चिट्ठी भी लिखी है और उससे इसमें यह अपील की है कि पाकिस्तान की सरकार इमरान खान को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए, उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों की सुनवाई निष्पक्ष तरीके से हो। लेकिन अभी मौजूदा हालात को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इमरान खान को मदद मिलेगी। इसका कारण यह है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इमरान खान से नफरत करता है। इमरान खान को 100 से ज्यादा मुकदमों में फंसाकर जेल में डालने वाला शख्स आखिर कैसे उसको बाहर आने देगा? और जानते हैं इमरान खान के साथ ये सब कुछ उसी पाकिस्तान में हो रहा है जिस पाकिस्तान के लिए वो क्रिकेट में जिहाद करना चाहते थे। साल 1982 जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 4-0 से टेस्ट सीरीज जीती थी,
तब यही इमरान खान कह रहे थे कि क्रिकेट उनके लिए जिहाद है और भारत और पाकिस्तान चाहे तो कश्मीर का विवाद भी क्रिकेट के जरिए सुलझा सकते हैं। लेकिन आज इसी पाकिस्तान में इमरान खान की क्या हालत है वो पूरी दुनिया देख रही है। और आज उनकी जेल से रिहाई और अस्पताल में भर्ती होने की बात भारत के क्रिकेटर्स कर रहे हैं, लेकिन वहां का कोई क्रिकेटर नहीं बोल रहा। सबकी मुंह सिले हुए हैं क्योंकि मुनीर से डर जो लगता है। अफसोस की बात यह है कि इमरान खान की इस हालत को देखकर पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनके क्रिकेट का इस्लामीकरण बंद नहीं हुआ। वर्ल्ड कप में भारत से मैच हारे। अब पाकिस्तान में एक और क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान के उस बयान की चर्चा हो रही है जो उन्होंने पिछले साल दिया था, और इस बयान में उन्होंने कहा था कि मुसलमान खिलाफत के लिए बना है, क्रिकेट खेलते हुए हर मुसलमान के खेल में दीन इस्लाम झलकना चाहिए। सोचिए ये लोग क्रिकेट में क्रिकेटर होकर कट्टरपंथी बातें करते। मोहम्मद रिजवान के इस बयान से आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी ऊपर से भले क्रिकेटर दिखते हों लेकिन अंदर से इनकी सोच कट्टरपंथी मौलाना जैसी। और भारत वो देश है जहां क्रिकेट को धर्म माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान वो देश है जहां क्रिकेट का ही धर्म है और वो धर्म इस्लाम है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसके लिए आप इस वीडियो को भी देखिए जिसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी इमामुल हक ये कहते हैं कि उनकी टीम में मोहम्मद रिजवान उन्हें इसलिए पसंद है क्योंकि वो मैदान से लेकर होटल तक खिलाड़ियों को नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा करते हैं और सबको ये समझाते हैं कि मुसलमान होने के नाते हर खिलाड़ी की पहली प्राथमिकता खेल नहीं धर्म है। भारत दौरे पर आए, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। भारत दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारतीयों की खास आदत से बहुत प्रभावित हुए और वो आदत है यूपीआई पेमेंट। एक दशक पहले तक हम कैश और कार्ड को ही उच्च स्तरीय तकनीक मानते थे और इसी से पेमेंट करते थे, लेकिन 2016 से भारतीयों को यूपीआई पेमेंट की एक अच्छी आदत लगी। इमैनुअल मैक्रों इससे काफी हैरान है। दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के अपने संबोधन में उन्होंने भारतीयों की इस आदत का जिक्र किया। उन्होंने मुंबई के एक रेहड़ी वाले का उदाहरण देकर भारत में पेमेंट के सकारात्मक बदलाव की बात की। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले मुंबई के एक स्ट्रीट वेंडर के लिए बैंक अकाउंट खोलना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि उसके पास ना पता होता था, कोई एड्रेस नहीं होता था जिसे वो ऑफिशियली दे, ना कोई पेपर। लेकिन 10 साल के अंदर वो व्यक्ति अब यूपीआई से लेन देन कर रहा है। And I want to start with a story. 10 years ago, a street vendor in Mumbai could not open a bank account. No address, no papers, no access. And today, the same vendor accepts payments on his phone, instantly. Instantly, for free, from anyone in the country. That is not just a tech story. That is a civilization story. And India built something that no other country in the world has built, a digital identity for 1.4 billion people. A payment system that now processes 20 billion transactions every month. A health infrastructure that has issued 500 million digital health IDs. Here are the results. They call it the India Stack, open, interoperable, sovereign. That, dear friends, is what this summit is about. We are clearly at the beginning of a huge acceleration, and you perfectly described it during your interventions. इमैनुअल मैक्रों की याददाश्त बहुत अच्छी है। साल 2024 में वो गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। उस वक्त इमैनुअल मैक्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई पेमेंट के जरिए एक चाय वाले को पैसे देकर समझाया था कि कैसे काम करता है। तस्वीर आप देख ही रहे हैं उस वक्त की। शायद 2 साल पहले उन्हें यूपीआई से भारत में आई पेमेंट क्रांति का एहसास नहीं था, लेकिन कम से कम उसका मैग्नीट्यूड उनको समझ में नहीं आया कि भारत में कितने लोग इसमें इस वक्त डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। अपने इस भारत दौरे पर उन्हें उसकी अहमियत समझ में आई। पहले आपको दिखा दें। Most environment, you can have a special taste of earth also.
They got it. And you go to confirmation there. 2 दिन पहले वो मुंबई में बिना किसी खास सिक्योरिटी तामझाम के जॉगिंग पर निकले और वो इस दौरान वो भारत को करीब से समझने की कोशिश कर रहे थे। माना जा रहा है कि एआई समिट में मुंबई के स्ट्रीट वेंडर द्वारा यूपीआई पेमेंट का उदाहरण उन्होंने वहीं पर देखा। इमैनुअल मैक्रोन ने जब ये कहा कि आज से 10 साल पहले किसी स्ट्रीट वेंडर का बैंक अकाउंट खुलना मुश्किल था, तो उन्होंने पिछली सरकारों की नाकामियों को भी दिखाया। आज आप छोटे से छोटे दुकानदार को या सब्जी वाले को मोबाइल फ़ोन में इंस्टेंट पेमेंट कर देते हैं। ना कैश रखने का झंझट, ना खुले पैसे देने या लेने की टेंशन। लेकिन 10 साल पहले जब संसद में यूपीआई से डिजिटल पेमेंट को लेकर चर्चा हो रही थी, तब विपक्ष के नेताओं ने इसका बहुत मजाक उड़ाया था। ये बात 9 फरवरी 2017 की है, जब संसद में बीजेपी सरकार ने डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ने से जुड़े प्लान का जिक्र किया। उस वक्त भारत में डिजिटल इंडिया का जोर था। सरकार चाहती थी कि लेन देन का सिस्टम कैश के बजाय डिजिटल माध्यम से हो। उस वक्त पी चिदम्बरम ने इस सोच का मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि एक गांव में आलू टमाटर खरीद कर 7 रुपए देने हो तो क्या लोग कार्ड से पेमेंट करेंगे? क्या गरीब सब्जी वाले को कार्ड पेमेंट वाली मशीन रखनी होगी? मशीन को बिजली कनेक्शन कहां से मिलेगा? इंटरनेट कहां से आएगा? सुनिए। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? What kind of a false picture that you are present? ये उनकी बात पुरानी है, 2017 की है। भारत आज कहां पर है ये आप भी देख रहे हैं, आप खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सोचिए, कांग्रेस के नेता जिस यूपीआई पेमेंट सिस्टम का मजाक उड़ा रहे थे, आज करीब 10 वर्ष बाद वही सिस्टम दुनिया के बड़े बड़े देशों को हैरान कर रहा है। 11 अप्रैल साल 2016 को देश में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को लॉन्च किया गया। इसके 4 महीने बाद यूपीआई सिस्टम पर काम करने वाले मोबाइल एप्लीकेशन आ गए। आज हमारे देश में यूपीआई को करीब 49 करोड़ 10 लाख लोग इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा 6 करोड़ 50,000 दुकानदार रोजाना लेन देन यूपीआई के जरिए करते हैं। यूपीआई का पेमेंट सिस्टम देश के 675 बैंकों को एक मंच पर जोड़ता है, जिससे भारतीयों के लिए छोटी छोटी चीजों का पेमेंट करना चुटकी बजाने जैसा आसान हो गया। आज यूपीआई हमारी जरूरत, सहूलियत, आदत है। ये एक ऐसी आदत है कि अगर हम 1 रुपए की टॉफी भी खरीदें तो दुकानदार खुद कह देता है यूपीआई कर दीजिए। पिछले साल ही भारतीयों ने 22,800 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा 22,800 करोड़ बार यूपीआई ट्रांजैक्शंस किए थे, जो आप देख रहे हैं, जिसमें कुल लेन देन जो है वो 300 लाख करोड़ रुपए का था। दिसंबर 2025 में 2,163 करोड़ यूपीआई पेमेंट्स हुए, जिसमें 28 लाख करोड़ का लेन देन हुआ। यानी दिसंबर 2025 में प्रतिदिन करीब 70 करोड़, प्रति घंटे करीब 3 करोड़, प्रति मिनट करीब 5 लाख और प्रति सेकंड 8,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे थे। इसी से पता चलता है कि यूपीआई भारतीयों के लिए जरूरत, सहूलियत और आदत है। यूपीआई ने लेन देन को इतना आसान बना दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इसकी फैन है। आईएमएफ की जून 2025 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि यूपीआई ट्रांजैक्शन दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम यानी एफपीएस है। इसी तरह से अमेरिका की पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी एसीआई वर्ल्ड वाइड ने साल 2024 में एक रिपोर्ट पब्लिश की। इसके मुताबिक ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में यूपीआई की हिस्सेदारी 49% है। यानी दुनिया भर में जितने भी रियल टाइम पेमेंट सिस्टम्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए होता है। इसका एक मतलब यह भी है कि पूरी दुनिया में सबसे पसंदीदा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम यूपीआई है। आप अगर बाकी देशों के रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम से यूपीआई की तुलना ना करें, माफ कीजिए तुलना करें, तो वो कहीं नहीं ठहरते। इस मामले में दूसरे नंबर पर ब्राजील है, लेकिन हिस्सेदारी 14%। भारत के 85% और दुनिया के 50% डिजिटल लेन देन यूपीआई से होते हैं। क्रेडिट या डेबिट कार्ड से होने वाले पेमेंट को भी डिजिटल पेमेंट ही कहते हैं, लेकिन इनको भी यूपीआई ने पीछे छोड़ दिया है। वीजा कार्ड से प्रतिदिन करीब 64 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं और वहीं यूपीआई से
हर दिन 70 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन। आज भारत के यूपीआई से आप यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका में डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं।